गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम भारत के इतिहास पर जो इसकी भौगोलिक स्थिति का प्रभाव पड़ता था, भारत की भौगोलिक स्थिति का जो इतिहास पर प्रभाव पड़ा है उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम इसके आगे का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हिस्टोरिकल पीरियड्स। हिस्ट्री इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। हिस्ट्री क्या है? इवेंट्स यानी घटनाओं का एक सीक्वेंस है, क्रम है, यानी इसमें सभी घटनाएं क्रम से बताई जाती हैं। इट रिवेल्स द प्रोग्रेस ऑफ मैन एंड हिज इंस्टीट्यूशंस और टाइम। ये क्या बताता है? मैन की प्रोग्रेस को और उसके जो इंस्टीट्यूशन है उनकी प्रोग्रेस को ये बताता है, यानी हिस्ट्री के थ्रू हमें इनके बारे में पता चलता है। दैट इज वाई we divided it into periods and labeled each one as a different period. इसलिए हिस्ट्री को हम पार्ट में डिवाइड करते हैं, अवधि में डिवाइड करते हैं और उनको अलग अलग नामों से जानते हैं। Hence, for the sake of convenience यानी सुविधा के लिए हिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड into 3 periods. इनको 3 पार्ट में 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। अब आपको इनके नाम याद रखने हैं। एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। उनके नेम क्या क्या हैं? एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। आगे देखिए, द एंशिएंट पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री ended with the death of King Harsha in 700 CE. ये कहते हैं एंशियंट पीरियड का जो एंड था वो कब बताया गया है? विद द डेथ ऑफ किंग हर्षा। किंग थे हर्ष जिनका नाम था, उनकी मृत्यु के साथ ही एंशियंट पीरियड खत्म हो गया था। टाइम बताया है इन 700 CE. The word medieval comes from the Latin words मेडिन्स एंड एवम विच मीन्स मिडल एज। ये जो मिडिवल है, ये वर्ड है, ये आया कहाँ से है? ये लैटिन वर्ड्स मेडिन्स एंड एवम से आया है, विच मीन्स जिसका मतलब क्या है? मिडिल एज। Therefore, we call the period between 700 CE and 1700 CE as the medieval period. अब हम इसमें मिडिवल पीरियड का टाइम बता रहा है। 1700 सी से लेकर 700 सी से लेकर 1700 सी तक का जो टाइम है वो मिडिवल पीरियड के नाम से जाना जाता है। इन इंडियन हिस्ट्री में द मिडिवल पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मिडिवल पीरियड को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? द अर्ली मिडिवल पीरियड, इसमें टाइम बताया है 700 to 1200 CE, एंड द लेट मिडिवल पीरियड 1200 to 700 CE। तो जो मिडिवल पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड किया है उनके नाम भी याद रखने हैं, द अर्ली मिडिवल पीरियड एंड द लेट मिडिवल पीरियड। द अर्ली मिडिवल पीरियड इज मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ पावरफुल डायनेस्टीज। जो अर्ली मिडिवल पीरियड था, इसमें जो डायनेस्टीज थी उनको बताया गया है पालास, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, चोलास एंड राजपूत्स। यानी ये जो डायनेस्टी थी, ये जो साम्राज्य थे, ये जो वंश थे, उनको अर्ली मिडिवल पीरियड में लिया जाता है। द लेट मिडिवल पीरियड मार्क द राइज ऑफ डायनेस्टीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत। जो लेट मिडिवल पीरियड था उसमें दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टीज का उदय हुआ था, which was established by the Turks, followed by other dynasties and finally the Mughals. ये किसके थ्रू एस्टेब्लिश की गई थी? तुर्क के थ्रू इसको एस्टेब्लिश यानी स्थापित किया गया था और इसमें फाइनली मुगल्स आए थे। नेक्स्ट देखिए, मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड के दौरान या उस समय जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हुए थे उनके बारे में आपको बता रहे हैं। मैनी पॉलिटिकल ग्रुप्स इमर्ज्ड। उस समय बहुत से पॉलिटिकल ग्रुप्स उभरे थे।
सामने आए थे। मुस्लिम इन्वेडर्स लाइक महमूद ऑफ गजनी एंड मुहम्मद गौरी एंड अदर तुर्क्स फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत। इसमें कहा था इन्वेडर्स के नाम बताए हैं, महमूद ऑफ गजनी एंड मुहम्मद गौरी, और जो तुर्क्स थे उनके थ्रू दिल्ली सल्तनत फाउंड किया गया था। आगे देखिए, मुगल्स वर द मोस्ट पावरफुल मंगोल रूलर हु अपरूटेड द रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। जो मुगल्स थे वो बहुत ही पावरफुल मंगोल रूलर्स थे। उन्होंने क्या किया, हु अपरूटेड द रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत, उन्होंने दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया। एंड गेव अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी टू आवर कंट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और हमारी कंट्री को उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी थी, यानी राजनीतिक स्थिरता दी थी बहुत ही लंबे समय तक। यानी इन्होंने बहुत लंबे समय तक शासन किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर स्थिरता बनी रही। कास्ट और जातीज एंड सब कास्ट गेन प्रोमिनेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड के दौरान कास्ट सिस्टम और सब कास्ट सिस्टम भी प्रमुखता से विद्यमान था, यानी जाति व्यवस्था विद्यमान थी। चेंजेस वर मेड एट द सोशल एंड इकोनॉमिक लेवल्स, यानी सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी बहुत सारे चेंजेस, बदलाव किए गए थे। एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वॉज मार्क्ड बाय द ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। ये कह रहे फॉरेस्ट, जंगलों की सफाई करके एग्रीकल्चर यानी कृषि का विस्तार किया गया था इस समय में। द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड रीजनलाइजेशन वर इंटरडिपेंडेंट एंड हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन वन अनदर। सेंट्रलाइजेशन केंद्रीयकरण, रीजनलाइजेशन प्रादेशिकरण, ये दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंड थे, अन्योन्याश्रित थे, यानी कि डिपेंड एक दूसरे पर निर्भर थे। एंड हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन वन अनदर, और एक दूसरे पर इनका बहुत प्रभाव था। ये देखिए, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लाइंस और दी गई है यहाँ पर। बाबर वॉज द डिसेंडेंट ऑफ जेंगिस खान एंड तिमूर। ये जो बाबर था ये जेंगिस खान और तिमूर का वंशज था। और आगे वाली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। इसने इंडिया में मुगल एम्पायर की नींव डाली थी। तो मुगल एम्पायर की नींव किसने डाली थी? मुगल एम्पायर की नींव डाली थी बाबर ने। तो ये क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना है, अपने माइंड में रखना है, याद भी रखना है। अब देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अपनी SW कॉपी में करने हैं।